बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 3 देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने सैंपल पेपर नंबर 1 और 2 काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है। इस सैंपल पेपर में बच्चों हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिसको हम अनुच्छेद करते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन, जो व्याकरण के क्वेश्चन हैं, उन सब को हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। जहां मैं आपको समास, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अलंकार काफ़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सको। क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको, तो सारे क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं, और अलंकार में बताऊंगा कि कितने अलंकार, इतने ही 2-3 अलंकार आपके आने वाले हैं, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट अलंकार है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों हमारी ये वाली वीडियो होने वाली है। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो में आपको होता है बच्चों, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ये वीडियो आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक दिन में आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना है। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भाई हमें 8 से 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से हमने ये सैंपल पेपर आपके लिए बनाए हैं। यानी ये सैंपल पेपर आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम करवाते हैं वो पिछले 10 साल से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, उनसे हमने पूरा सैंपल पेपर ये बनाया है। और टोटल हमने 10 सैंपल पेपर बनाया है। हमारा प्लान तो था बच्चों कि ये हम आपको सेल करें, लेकिन टाइम कम है आपके पास, तो हम टोटल सैंपल पेपर आपको फ्री में देंगे। फ्री में सब कुछ कराएंगे और एक एक चीज़ आपको समझाने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को समझ ले। जैसे कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल आपके मार्क्स होंगे 80। ठीक है। और बच्चों इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 पूरा का पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप कुछ नाश्ता पानी लेके जरूर बैठना। सामान्य निर्देश में देखो तो इस प्रश्न पत्र में कुल कितने क्वेश्चन है बच्चों? 15 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, आपको करना ही है क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें 4 खंड है, क, ख, ग और घ। और मैं आपको क सेक्शन भी बताऊंगा, ख खंड भी बताऊंगा, ग खंड भी बताऊंगा और घ खंड भी। पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको करने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं अपना खंड का, जो कि है अपठित बोध। हमें गद्यांश पढ़ के उसका आंसर करना है। तो चलो बच्चों इसको हम शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी कविता ने 20वीं सदी में भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कहा गया है बच्चों, जो हमारा आधुनिक हिंदी है, ठीक है, हिंदी कविता है, वो हमारे 20वीं सदी में भारतीय साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन या महत्वपूर्ण परिवर्तन हम कह सकते हैं, वो लेके आए। हिंदी कविता ने पारंपरिक रूपों से बाहर निकलकर नई दिशाएं अपनाई और समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। कहने का मतलब है बच्चों, जो आजकल की हिंदी कविताएं होते हैं ना, वो पारंपरिक रूपों से बाहर निकल गई है, ठीक है, और नई दिशाओं को अपनाया है। जैसे वो भाई अभी के जो सामाजिक स्थिति, राजनीतिक मुद्दे होते हैं ना, उनके ऊपर रचना करते हैं, उनके ऊपर कविता या व्यंग्य करते हैं, जिससे कि कुछ परिवर्तन हमारे आ जाए। जो पुराने जमाने के होते थे वो चीज़ अब नहीं चल रही। नया युग है तो नई कविताएं भी आने शुरू हो गई। यह समय हिंदी कविता के लिए एक नव जागरण काल था। यह समय हिंदी कविता के लिए भाई नव जागरण काल था बिल्कुल, जिसमें कवियों ने सामाजिक सुधार, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है बच्चों। और हाँ, पैराग्राफ गद्यांश को करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। इन गद्यांश को करने से पहले बच्चों आपको पहले ही सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन पहले ही पढ़ लोगे बच्चों, तो आपको गद्यांश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। आधुनिक हिंदी कविता निराला, पंत, दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं,
संघर्षों आदर्शों की ओर ध्यान आकर्षित किया। कहने का मतलब है बच्चों, आधुनिक काल में जो हिंदी कविताएं लिखने वाले कवि हुए जैसे कि निराला, पंत, प्रसाद, दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, ये जो कवि थे, इन्होंने क्या बच्चों किया था, आधुनिक युग में असमानताओं पे, संघर्षों पे कविताएं लिखी थी और ध्यान आकर्षित किया था लोगों का। इन कवियों की रचनाओं में प्रेम, स्वयं स्वयं और मानवता के साथ साथ भारतीय संस्कृति के प्रति एक गहरी श्रद्धा भी व्यक्त की गई थी। और बच्चों, ये ना केवल भाई इन आदर्शों पे जैसे असमानता और संघर्षों पे ही ध्यान देते थे, बल्कि प्रेम, मानवता के साथ साथ भारत की संस्कृतियों पे भी कविताएं लिखा करते थे ये। नीचे देखते हैं, आधुनिक हिंदी कविता ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी समाज को जागरूक किया। अब भाई आधुनिक हिंदी कविता जो जो थी है हमारी, वो भाई साहित्यिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि, सब दृष्टि से उसने समाज को क्या किया बच्चों, जागरूक किया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बस भाई साहित्यिक दृष्टि से ही कुछ भी किया, जागरूक किया हो, बल्कि उसने सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि सबसे ही लोगों को जागरूक किया। इसकी रचनाएं आज भी पाठकों के बीच प्रभावी और समाज में सकारात्मक बदलाव के प्रेरणा का स्रोत बनी है। और भाई जो ये रचनाएं थी ना, वो आज भी भाई प्रभावी हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उसको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों कि आधुनिक हिंदी कविता में किसने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया। तो बच्चों, निराला भी था जैसा कि हमने पढ़ा, पंत भी था, प्रसाद भी था, और नाम जैसे कि हम देखें दिनकर भी, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सारे थे। तो बच्चों हम लिखेंगे उपरोक्त सभी जितने भी हैं वो सारे ही आधुनिक हिंदी कविता में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता में कौन सी विशेषता थी। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो आधुनिक हिंदी है उसकी जो कविताएं थी उसमें विशेषताएं क्या थी। तो बच्चों इसमें बोला गया पारंपरिक रूपों का पालन करना। तो बच्चों पारंपरिक रूपों का पालन बिल्कुल ही नहीं किया जाता। समकालीन मुद्दों का चित्रण करना, मतलब जो अभी मुद्दे चल रहे हैं उनका चित्रण करना, ये वाला पॉइंट ठीक होगा। विदेशी कवियों से प्रेरणा, भाई विदेशी कवियों से प्रेरणा क्यों लेंगे भाई, जब हमारे देश की बात होगी तो हम ही तो बात करेंगे। केवल प्रेम, देखो केवल जहां भी मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि केवल शब्द जहां आ जाए उसको आंख बंद करके हटा देना, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, सिर्फ पॉइंट 2 है हमारा, वही सही है। तो अगर हम कथन विकल्प को अगर हमें सही विकल्प चुनना होगा तो हम बोलेंगे कथन 2 ही सही है, बाकी सारे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी कविता का उद्देश्य क्या था। अब बच्चों जो आधुनिक हिंदी कविता भाई लिखते तो थे हमारे निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था और गोल क्या था। तो बच्चों वो था कि समाज को जागरूक करना, समाज को बताना कि यार तुम असमानता में रह रहे हो काफी ज्यादा, तुम्हें भाई आगे उठना है, असमानता को भूलना है और हम सारे समान हैं। तो इन चीजों पे उठाया गया। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जहां भी केवल शब्द आ जाए वहां पे आप आंख बंद करके हटा देना कि ये आंसर हो सकता है। धार्मिकता को बढ़ावा देना नहीं भाई, हर धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सब समान धर्म है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से केवल 2 पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता में बदलाव के कारण क्या थे। अब बच्चों जो आधुनिक हिंदी कविता है उसमें बदलाव क्यों किया गया, क्या रीजन था भाई उसको बदलाव करने का। तो लिखेंगे आधुनिक हिंदी कविता में बदलाव के कारण भारतीय समाज में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ने कवियों को नए दृष्टिकोण से सोचने और लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है बच्चों, यह समय हिंदी साहित्य के लिए एक नव जागरण काल था, मतलब नया जागने वाला काल था, जिसमें कवियों ने समाज में व्याप्त असमानता और संघर्षों को ध्यान आकर्षित किया। इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आधुनिक हिंदी कविता ने भारतीय संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण दिया। भाई आधुनिक जो हिंदी कविता थी वो भारतीय संस्कृति के पे क्या दृष्टिकोण दिया और क्या किया भारतीय संस्कृति के लिए। तो बच्चों हम लिखेंगे आधुनिक हिंदी कविता ने भारतीय संस्कृति को सम्मान और श्रद्धा दी। क्या दी बच्चों, सम्मान और श्रद्धा, साथ ही उसके संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। और भाई क्या किया भाई, उसको बचाने को भी कहा कि भाई हमें अपनी संस्कृति बचाना है। भारतीय संस्कृति बहुत
अच्छी है जो लोग बाहर के लोग हमें देखने आते हैं। कवियों ने भारतीय संस्कृति और समाज की परंपराओं को समाहित करते हुए उसे समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया। ठीक है बच्चों, जो भारतीय संस्कृति में समाज में जो परंपराएं चल रही थी अच्छी हो या खराब, उनको उनको इन कवियों ने क्या किया बच्चों, दिखाया लोगों को कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा है काव्यांश। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते हैं। तो क्या है बच्चों, अगर हम देखें अगर अच्छे से, जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना नहीं, हर कदम पर नए रास्ते खुद बनते हैं। कहा गया है बच्चों कि एक जीवन है ना हमारा, एक यात्रा है, मतलब हमें चलते ही जाना है जीवन में, कोई इस कहीं पे हमें रुकना नहीं है, क्योंकि जो हमारे कदम है ना नए रास्ते खुद बनाते हैं। कभी धूप कभी बारिश फिर भी डरना नहीं। अब भाई कभी धूप बहुत तेज आएगी, कभी बारिशें काफी तेज होगी, लेकिन हमें रुकना बिल्कुल नहीं है। जो दिल से चले वही मंजिल तक पहुंचे, और जो भाई बिल्कुल सोच के चले, डिटरमाइंड डिसिप्लिन हो गए कि मुझे भाई ये हासिल करना है। जैसे कि मान लो मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, या आपने सोचा, तो भाई हमें दिल से मेहनत करना है, दिल से चलना है, तभी हम अपने मंजिल तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है, नवीनता में ही सच्ची खुशी है। अब भाई हर दिन हम सोते हैं, रात को सोते हैं, यानी हम एक तरीके से मृत्यु को पा लेते हैं, लेकिन दोबारा जब सुबह जगते हैं तो हमारी एक नई शुरुआत होती है। तो हर दिन हमारी नई शुरुआत है और नई चीजें हमें करनी है जिससे हमें खुशी मिले। कभी भी खुद को कम मत आंकना, खुश रहने की वजह सिर्फ तू है। अब भाई कभी भी ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, क्योंकि खुश रहने की वजह तुम खुद हो। अगर गिरा तो फिर से उठ, अगर भाई तू फेल हुआ, अगर तू असमर्थ हुआ, तो तुझे फिर से करना है, तुझको फिर से उठना है। नहीं तो क्या, ये रहा तो सबको है। जीतने के लिए बस यही चाहिए, अडिग रहना और भरोसा खुद पर रहना। और भाई जीतने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है, तो भाई खड़े रहना और खुद पे भरोसा रखना। ठीक है बच्चों, जीवन के बारे में यही है कि भाई जीवन में हम सफल कैसे होए, और भाई कैसे क्या करना है हमें जीवन में। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कुछ हमें हासिल करना है, ठीक है, अगर हमें डॉक्टर बनना है, तो भाई डॉक्टर बनने से पहले ना हमें रास्ते में कोई बहुत खराब रास्ते आएंगे, ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे, लेकिन हमें अपने उद्देश्य, हमें गोल पे जाना है और हमें डॉक्टर बनना ही है। ठीक है बच्चों, तो ये है। आशा करता हूँ बच्चों ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो कविताएं काव्यांश होते हैं ना, इनको समझने में ही 1 घंटा लग जाता है। फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से काफ़ी आपको समझा दिया है। हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना नहीं, क्या संदेश है। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें रुकना नहीं, यानी भाई जीवन में कभी नहीं रुकना। जैसा कि इसमें बोला गया कि भाई अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, तो आपको कहीं भी रुकना नहीं है। ठीक है, जीवन में रुकने का समय आता है, जीवन में केवल केवल जहां आ गया उसको आंख बंद करके हटा दो। जीवन को स्थिर रहकर जीना, भाई ये 3 पॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं लगते रिलेटेबल, तो हमारा फोर्थ पॉइंट ही ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है। अब अगला है बच्चों, पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कविता में जीवन, इसमें हम पढ़े बच्चों अगर, कि कविता में जीवन के सफर को निरंतरता और अडिगता से जोड़ा गया है। लास्ट लाइन में बच्चों कहा गया है हमें अडिगता से जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। कविता में संघर्ष और पुनः प्रयास को महत्व दिया है। हाँ बच्चों, कविता में बच्चों आपको सक्सेस होने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल करना है, और अगर हार जाओ तो दोबारा प्रयास करना है, क्योंकि अगर दोबारा प्रयास करते हो तो वो गलत नहीं है, उससे आप और चीज सीखोगे। क्योंकि जीतने वाला सिर्फ जीतता है, लेकिन हारने वाला काफी चीजों को सीखता है। ठीक है बच्चों, और कविता में केवल, जहां केवल आ जाए आंख बंद करके उसको नहीं लगाना है आपको। तो बच्चों केवल 1 और 2 ये सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कभी धूप कभी बारिश फिर भी डरना नहीं, का अर्थ क्या है। भाई कभी आपकी जिंदगी में कभी धूप बहुत तेज आएगी, कभी बारिश भी आएगी, लेकिन इन दिन दोनों से डरना नहीं है। हमें भाई अपने उद्देश्य पे जाना है, हमें अपना गोल हासिल करना है। तो बच्चों इसका मतलब है कि धूप और बारिश दोनों को स्वीकार करना चाहिए, और भाई जो जिंदगी में है उसको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत का अर्थ क्या है। भाई हर दिन एक नई शुरुआत कहा गया है, तो इसका अर्थ क्या है तो बताते हैं। यह पंक्ति बताती है कि हर नया दिन हमें एक नई शुरुआत और अवसर देता है। हमें हर दिन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ
जीना चाहिए, क्योंकि जीवन उत्साह आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। वह निरंतर बदलता रहता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि भाई हमें हर रोज, हर दिन हमें एक नया अवसर देता है और हर दिन को हमें उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है ना हमारा, वो भाई बिना उत्साह और अपने आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं है। अगर हम खुश रहते हैं तभी हमारा जीवन बिल्कुल खुश रहता है। तो ये बोला गया है बच्चों इसमें। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है कि जो दिल से चले वही मंजिल तक पहुंचे। क्या अर्थ है बच्चों इसका कि भाई जो दिल से चले वही मंजिल तक पहुंचे, इसका अर्थ क्या है भाई साहब, ये बताना है हमें। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ हम बताएंगे। यह पंक्ति प्रेरित करती है कि यदि हम अपने दिल की सुनकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी। तो बच्चों कहा गया है कि भाई कि अगर हम सिर्फ अपने दिल की सुनकर चलेंगे अपने उद्देश्य को पाने के लिए, तो मंजिल हमें जरूर मिलेगी, हम अगर अपने दिल की सुनते जाए। ये हमें अपने आत्मविश्वास और इच्छाओं के एक साथ काम करने की प्रेरणा देती है। और बच्चों यहाँ जो दिल है वो हमारे आत्मविश्वास और इच्छाओं को बताया है। ठीक है कि हमारा आत्मविश्वास अच्छा है, हमारी इच्छा जो है करने की, तो भाई हमें मंजिल पाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, महातेजस्वी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि महातेजस्वी, अब बच्चों उपसर्ग क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। उपसर्ग बच्चों वो होता है जो भाई शब्द के आगे लिख के, मतलब जो शब्द के आगे लिख के उसका क्या करता है बच्चों, अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय है बच्चों, वो किसी शब्द के बाद में लग के, मतलब लास्ट में लग के उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। दोबारा समझ लो, उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देता है। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ बदल देता है। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो गया है। तो महातेजस्वी में अगर हम पूछे उपसर्ग, यानी हमें पहला पूछ रखा है जो आगे लगा है, तो बच्चों देखो ये महा है और तेजस्वी, महा हमारा हो जाएगा उपसर्ग और तेजस्वी हमारा हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो, प्र उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। अब बच्चों जो प्र शब्द है हमारा, जो प्र उपसर्ग है, उससे हमें कुछ शब्द बताने हैं निर्मित। तो बच्चों प्रा से निर्मित मैं बताता हूं आपको, जैसे प्रगति हो गया, प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, प्रगति हो गया, प्रचार हो गया, प्रसार हो गया। ये सारे ही शब्द हो गए क्या बच्चों, प्रा शब्द से निर्मित, प्रा उपसर्ग से निर्मित एक शब्द। प्रेरणा हो गया, ये सारे शब्द क्या है बच्चों, प्रा उपसर्ग से निर्मित एक शब्द। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पर्यावरणीय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। अब बच्चों पर्यावरणीय से आपको एक शब्द समझ में आ जाता है कि ये यार पर्यावरण की बात हो रही है। अगर पर्यावरण की बात हो रही है, अगर ये समझ गए हो तो इतना आप समझ गए होगे कि ये मूल शब्द हमारा होगा पर्यावरण। इसमें ये प्रत्यय लग के, ये प्रत्यय लग के इसने इसका अर्थ बदल दिया है। इसका मूल शब्द होगा बच्चों पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कार्यकारी शब्द में निहित प्रत्यय पहचान के लिखिए। तो बच्चों कार्यकारी में जो हमारा प्रत्यय है वो है आरी प्रत्यय। ठीक है बच्चों, कौन सा प्रत्यय है, आरी प्रत्यय। और बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है बच्चों, योग प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। अब हमें बताना है योग प्रत्यय से एक शब्द। तो बच्चों हम लिखेंगे शिक्षा योग, कार्य योग, लाभ योग, प्रयोजन योग, प्रेरणा योग, चिंतन योग, सहायता योग। ये सारे ही शब्द हमारे योग प्रत्यय से निर्मित है। जैसा कि बच्चों ये सारे आंसर आप देख लो, ये सारे आंसर ही मैंने आपको करवा रखे हैं। उपसर्ग हमारा महामूल शब्द तेजस्वी, प्रगति, प्रचार, प्रसार जो हमारे प्रा शब्द से बने हुए हैं क्या है, उपसर्ग शब्द है। पर्यावरण हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ये हमारा प्रत्यय आरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं समास के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सप्तऋषि समस्त पद का समास विग्रह लिखिए। अब भाई आपको सप्तऋषि जो बना है इसका हमें समास विग्रह करना है। ठीक है, तो बच्चों हम बोलेंगे
सप्त ऋषि यानी सप्त का मतलब होता है 7, ठीक है। और ऋषि का मतलब आप समझते होंगे, एक तरीके से पंडित या ऋषि मान सकते हैं। तो बोलेंगे हम सप्त ऋषि का मतलब 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषि का समूह, ठीक है बच्चों। क्या बोला मैंने? 7 ऋषि का समूह, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सप्तऋषि। अब बच्चों जहां भी आपका ये चीज आ जाए, नंबर आ जाए, जहां भी नंबर आ जाए, वो समास हमारा कौन सा समास होता है? बिल्कुल सही, द्विगु समास। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा समास बोला तो नहीं गया समास का नाम, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे हमारा आएगा द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर आया। और सप्त ऋषि का अगर हम समास विग्रह करें तो 7 ऋषियों का समूह, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, पंचांग शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। तो पंचांग शब्द में बच्चों जो हमारा शब्द है वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है बच्चों। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। अब बच्चों ये समास का हमें डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दी गई है, हमें पहचानना है कि कौन सा समास है। तो देखा गया है इस समास में दोनों शब्दों के बीच विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो बच्चों, विभक्ति का प्रयोग जिस समास में होता है उसका आंसर आप ही बता सकते हो भाई। जहां भी विभक्ति की बात हो गई वहां हम क्या कह सकते हैं? यार ये विभक्ति समास क्यों लग रहा है मुझे, ठीक है बच्चों। ये बोला गया है एक शब्द दूसरे के साथ जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करता है और आमतौर पर यह संबंध कर्ता, कर्म या अन्य किसी विभक्ति के माध्यम से होता है, जैसे कि पुस्तक प्रेमी, पुस्तक का प्रेमी अर्थात पुस्तक से प्रेम करने वाला। तो बच्चों यहाँ पे देखो कर्ता और कर्म की बात की गई, तो यहाँ पे बच्चों पता है क्या बोला गया कि एक शब्द, क्या बोला गया? एक शब्द दूसरे को जोड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करता है, यानी एक शब्द भाई एक तो कर्ता होता है, दूसरा कर्म, यानी कि हम कह सकते हैं विशेषण होता है। तो यार स्टार्टिंग वाला तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? विभक्ति समास, और सेकंड वाला हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, इसी में आधे आधे मार्क्स के। तो पहला तो हो जाएगा बच्चों, यहां तक का जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका विभक्ति समास, और यहां से यहां तक का जो आंसर होगा वो आपका होगा कर्मधारय समास। अगला देखो बच्चों, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण हमें लिखना है। तत्पुरुष समास का बच्चों उदाहरण हम लिख देंगे, जैसे मांसाहारी, और मांसाहारी का मतलब मांस का आहार करने वाला, भारतवर्ष, भारत देश को हम कह सकते हैं भारतवर्ष। तो ये हमारे हो जाएंगे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। रात्रि दिन शब्द में निहित समास का नाम। अब बच्चों माता पिता आपने देखा होगा, माता पिता कैसे लिखते हो? तो बच्चों माता पिता हो गया, और भी चीजें, रात्रि दिन हो गया, भ्राता माता पिता हो गया। तो इसमें बच्चों जो हमारा समास आता है वो द्वंद्व समास आता है, ठीक है। द्वंद्व समास किस लिए बच्चों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जैसे रात दिन का अपोजिट होता है, माता पिता का अपोजिट होता है, लड़का लड़की का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे बच्चों द्वंद्व समास हमारा आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये हमारे आंसर्स हैं। सप्त ऋषि में भाई हमारा 7 ऋषियों का समूह, अगला बहुब्रीहि समास, विभक्ति समास, कर्मधारय समास, मांसाहारी मांस खाने वाला, भारतवर्ष भारत देश का वर्ष, और बच्चों द्वंद्व समास। ये सारे आंसर हमारे हो जाएंगे। अब हम बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो इसको हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। मतलब जो हमारा ऊपर किया बोला गया वही क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? बच्चों इसका हमें वाक्य भेद लिखना है। तो बच्चों अगर देखो तो यहाँ पे भाई एक तरीके से ना क्या बोला गया है कि वह व्यक्ति कौन है, क्या तुम उसे जानते हो? तो भाई जहां भी यह वह आए तो वहां बच्चों होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य भेद, ठीक है बच्चों। क्या हमारा हो जाएगा? संकेतवाचक। पहले का आंसर हमारा हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो बच्चों क्या तुमने सचमुच ऐसा किया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जहां भी बच्चों ऐसा आ जाए या तुमने किया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो बच्चों यहाँ पे आता है हमारा विस्मयादि बोधक, क्योंकि भाई यहाँ पे ना आश्चर्य हो रहा है। देखो विश्वास नहीं हो रहा यानी इसको ना भाई एक तरीके से सरप्राइज हो रहा है, ठीक है। जहां भी ऐसा आ जाए वहां पे विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमें बताना है विधानवाचक वाक्य का वाक्य उदाहरण लिखिए। अब बच्चों तो विधानवाचक होता है ना,
वो भाई बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, बहुत सिंपल वाक्य। जैसा कि हम कह दें कि वह जा रहा है, भारत भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, हम अच्छे से खाना खाते हैं, तुम सही हो। तो इस तरीके के जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं बच्चों, वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। अगला है बच्चों कि संदेहवाचक वाक्य का वाक्य एक उदाहरण लिखिए। तो लिखेंगे हम कि क्या तुम सोचते हो कि यह सही है, मैं थोड़ा संशय में हूं। तो बच्चों जहां पे ये वर्ड आ जाए, संशय में हूं, मतलब ये थोड़ा सोच रहा है कि यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जहां ये आ जाए तो वहां पे क्या होता है बच्चों, संदेहवाचक वाक्य। और जो वाक्य किसी आदेश, निवेदन, परामर्श को व्यक्त करे, अब जहां भी बच्चों आदेश की बात आ जाए, जहां भी निवेदन की बात आ जाए, वह हमेशा ही क्या होगा बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर, जो कि हमारे अलंकार है। इसको हम देखते हैं बच्चों। तो भाई इसमें भी हमें 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। बच्चों इसमें ना अगर आप देखो, किसी किसी का भी ना पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, किसी भी शब्द का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको हम पढ़े, अगर राइमिंग देखे, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप भूप, अगर बच्चों ऐसा भी उच्चारण में भी अगर हमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल उच्चारण एक दूसरे से सेम लगता है, वहां पे हमारा क्या आता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब अगला है बच्चों, हरि बोल बोल, गोपाल बोल, राधा रमन श्याम बोल। अब बच्चों देखो, यहाँ बोल शब्द है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और बच्चों 4 बार है ना, तो सबका मीनिंग ना एक जैसा नहीं है, सबका मीनिंग अलग है। और जहां भी बच्चों शब्दों का मतलब अलग हो जाए और शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है ये बात कि यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का अर्थ 2 बार होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको बता दिया था मैंने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला है, रहीमन पानी राख, बिन पानी सब सुख पानी, गए उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा, यमक अलंकार। ये भी हमारा यमक अलंकार है, ये भी हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो, कहे कवे बेबेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। बच्चों यहाँ भी बेनी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको भी हम यमक अलंकार कहेंगे। बाकी कुछ मत सोचना कि यहाँ पे भाई अलग अलंकार आ सकता है, अलग अलंकार, ऐसा कुछ नहीं है। यमक है, यमक है, यमक है। चंदन चंद्रिका चांदनी चंद्र। अब देखो इसमें पहले शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है, जहां भी पहले शब्द का पुनरावृत्ति हो बच्चों, वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा भी बच्चों यमक है हमारा। ठीक है, और चौथा हमारा अनुप्रास। इस तरीके से बच्चों हमारा 6ठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें करना है 7वां क्वेश्चन, जो कि हमारा है चैप्टर के बेस पे पठित गद्यांश। जी हाँ बच्चों, हमें अब करना है पठित गद्यांश पर आधारित MCQ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, झूरी काछी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। भाई झूरी काछी जो कि एक किसान थे, उनके बैलों के नाम क्या थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। अब भाई इनकी जो जाति थी हीरा और मोती की, वो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में पूछे। भाई देखने में भाई काफी सुंदर थे वो दोनों, काम बिल्कुल भाई निष्ठापूर्वक करते थे, और भाई शरीर भी इनका ऊंचा ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। भाई दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, तो एक तरीके से ना दोनों भाई भाई की तरह हो गए। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब भाई गाय की भाषा हम क्या ही समझे, लेकिन दोनों आपस में बैठ के कुछ ना कुछ वार्तालाप करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते थे हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेकिन यार उनमें ना कुछ ऐसी शक्ति जरूर होगी जिसकी भाई हम कह सके, जो हम मनुष्य हैं, हम जिससे बिल्कुल भी वंचित नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे।
अब भाई दोनों ना एक दूसरे के जो प्रेम करते थे, वो भाई एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर करते थे, मतलब एक भाईचारा जो था। और कभी कभी ना सींग से लड़ते भी वो थे कि चलो आज कुछ करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास हाथ पैर होते नहीं है, एक सींग ही होता है जिससे वो खुशी व्यक्त करते हैं। विग्रह के नाते ही नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। अब भाई क्या होता था ना, जब ये हल जोतते थे ना, तो भाई एक दूसरे को ना भाई इतना प्रेम करते थे कि सोचते थे कि यार ये मेरा भाई है, इस पे ज्यादा वजन ना सही नहीं लगेगा, तो मैं चाहता हूं ना कि ज्यादा से ज्यादा वजन ना मेरे पे ही रहे, मेरे भाई पे ना रहे, मेरे दोस्त पे ना रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान खत्म करते, मिटा लिया करते थे। तो भाई दोपहर के समय जब काम खत्म होता तो एक दूसरे को वो चाटते थे, जिससे कि जो थकान थी ना वो इनकी मिट जाया करती थी। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। अब बच्चों नांद मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जहां भूसा रखा जाता है वहां से जो भैंस होते हैं, गाय होते हैं, वो खाते हैं। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। दो बैलों की कथा जिसके मुख्य पात्र हीरा और मोती है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई? अब भाई आप बोलोगे कि मैं इसका आंसर बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आपने इसका आंसर नहीं बता पाया ना, तो यार बहुत मार खाओगे तुम मेरे से। ठीक है, तो शांति से इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। अगला है, अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है। तो देखेंगे, झूड़ी की बैलों ने नांद की ओर नजर नहीं उठाई अपमान के कारण। अब भाई क्या हुआ ना कि जो झूड़ी की बेल थी ना, बैल थे, वो भाई नान जहां वो खाना खाते थे वहां वो जाते ही नहीं, नजर भी नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि भाई उनका अपमान हुआ था। उस स्टोरी में आप देखोगे तो जो झूरी की बीवी होती है वो उनकी अपमान करती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। दो बैलों की कथा का मुख्य विषय स्वतंत्रता का महत्व है, बिल्कुल ये भी सही है बच्चों। अगर मुझे मारा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, मोती का कथन। अब भाई जो ये गाय था मोती का, उसने बोला अगर तुमने मुझे मारा ना तो तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, एक दो को तो मैं भी उड़ा दूंगा, ये मोती कहता है। गांव के इतिहास में सबसे अनोखी घटना, बैलों का अपने आप घर आ जाना है। अब भाई जो बैल है ना भाई, इसको ना झूरी बेच देता है और झूरी भाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि मेरे प्यारे बैल चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, बैल अपने आप ही घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों एक पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो हमारा जो कथन 1 2 3 4 ये चारों सही हो जाएगा। बच्चों एक आपको ट्रिक बताता हूं मैं, कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए और उसका आपको आंसर 0% आता हो, मतलब बिल्कुल भी वो आंसर आपको ना आता हो, तो इस वक्त बच्चों आपको 1 2 3 4 जो ऐसे कथन वाले होते हैं ना कि भाई ये बताइए कि ये सही है या गलत है, या जो शब्द दिए गए हैं इसको बताना है कि ये सही है कि गलत है, तो वहां पे चारों ही पॉइंट सही होते हैं उस समय। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगला देखते हैं। झूरी के ना चाहते हुए भी पछाई जाति के हीरा मोती बेल को बेचना पड़ा। अब भाई झूरी जो वो था किसान, वो भाई वो चाहता नहीं था कि भाई जो पछाई जाति के हीरा और मोती बैल है उनके पास, वो भाई नहीं बेचना चाहते थे। लेकिन क्यों बेचना पड़ा? तो भाई सब गरीब लोगों की एक ही चीज होती है, जो किसान लोग होते हैं, या उन्हें पेट भर खाना नहीं दे पा रहा था। किनको? इनके हीरा और मोती को। ठीक है, क्योंकि फसल में इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं हो रही थी और जो हीरा और मोती थे ना वो भूखे रहते थे, तो भाई उनके लिए ही जो झूरी होता है बेच देता है। अगला है, झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी। तो बच्चों इसमें से क्या लिखेंगे हम? हीरा मोती बहुत मारने वाले पशु थे या इनमें से कोई नहीं? देख लो आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या है बच्चों? झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती थी। पहला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी। दूसरा ऑप्शन ही हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि यार झूरी के पास तो खाना था ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि उपजाऊ नहीं होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बच्चों, उपजाऊ हुआ करता था। और झूरी के पास हर एक चीज होती थी, लेकिन उसकी पत्नी थी वो बिल्कुल भी उनके पसंद नहीं करती थी उन दोनों बैलों को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे व्यक्त करते थे? सूंघ कर भी करते थे, चाट कर भी करते थे और सींग भी लड़ाते थे। तो उपरोक्त सभी का और खा दोनों। सींग लड़ाकर देखो बच्चों, हम देखें ऊपर जाके सींग लड़ाकर है कि नहीं है। तो बच्चों जहां हमें बोला गया कि दोनों एक दूसरे को चाट चोट कर अपनी थकान, क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, हम सीधा ना उसमें ढूंढेंगे प्रेम कैसे व्यक्त करते थे। प्रेम कैसे व्यक्त करते थे तो देखेंगे बच्चों, ये रहा बच्चों, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे आंसर में कि भाई हमारा जो का है खा है ये सही हो जाएगा। तो उपरोक्त दोनों का और खा हमारा आंसर हो जाएगा। सिंह लड़ाकर बच्चों वो प्रेम प्रकट नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी वो करा करते थे। लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चले तो का और खा हमारा ठीक होगा। अगला है बच्चों, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्दों तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पछाई का मतलब पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई का मतलब जोड़ी, पगैया का मतलब पशु बांधने की रस्सी, ग्राव फुंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहने जाती है। अगर बच्चों इसका आपको आंसर पता नहीं भी होता तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि चारों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं, यानी कथन 1, 2, 3 और 4 ही सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके के ट्रिक आपको ध्यान देने हैं, एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, जो कि गद्य पाठों के आधार पर 5 प्रश्न है, जिसमें से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आशा की ओर पाठ के आधार पर बताइए कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब बच्चों लासा की ओर जो हमने पाठ पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि लेखक को ना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वो यात्रा के दौरान एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। तो भाई क्यों उनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमें ये बताना है। और किन कठिनाई, सॉरी क्यों नहीं बच्चों, कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी उनको। तो लिखेंगे बच्चों कि लेखक को अपनी इस यात्रा के दौरान कठिनाइयों का सामना करा, जो कि निम्नलिखित है कि लिखेंगे बच्चों, जगह जगह रास्ता कठिन था, साथ ही परिवेश भी बिल्कुल नया था। अब बच्चों जो जगह जगह वो जा रहा था ना, वो रास्ता भाई बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई अगर थोड़े से भी वो फिसलते तो खाई थी वहां पे, तो गिरने का चांस भी काफी ज्यादा हो जाता था कहीं कहीं जगहों पे। और भाई वहां पे ना एंट्री भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई नए नए व्यक्ति थे। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इसलिए लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। अब बच्चों ये साथियों के साथ ना एक गांव जा रहे थे जहां सिर्फ घोड़ा ही जा सकता था। अब भाई इनका जो घोड़ा था ना, वो भाई बिल्कुल ही सुस्त था, बहुत ज्यादा लेजी था, जिसकी वजह से वो रास्ता ही भूल जाता है, क्योंकि वो पीछे हो जाते हैं। एक सभ्य व्यक्ति होते हुए भी उसे भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, और इस कारण से भाई इतना जेंटलमैन होने के बाद भी वो बंदा भिखारी की तरह यात्रा करा उसने। समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा, और वो जब समय पर नहीं पहुंच पाया तो सुमति जो थी, जो भाई बिल्कुल हर जगह हर लोग उनको जानते थे, वो भाई गुस्सा इतनी हो गई कि उनको उसका गुस्से का सामना करना पड़ा। तेज धूप में भी उसे अपना सामान भी स्वयं ढोना पड़ा। भाई इतनी धूप होने के बाद जहां जहां पसीना निकल जा रहा था उनका, वहां भी उनको सारे सामान खुद ही उठाने पड़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब भाई उपभोक्तावाद संस्कृति जो हमने पाठ पढ़ा, उसमें भाई सुख से क्या मतलब है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के अकॉर्डिंग लेखक सुख को क्या कहना चाहते हैं। तो लिखेंगे, आज सुख की परिभाषा बदल गई है, लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं, इसलिए लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। कहा गया बच्चों कि आज ना सुख की परिभाषा बिल्कुल ही बदल गई है। लोग है ना अपने भोग विलास की सामग्री जो होती है उसको ही एक तरीके से सुख समझते हैं, इसीलिए लेखक ने सुख की मतलब नई व्याख्या की है, जो कि इस प्रकार है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। कि भाई लेखक के अनुसार हम सिर्फ भाई उपभोग जो करते हैं वही सुख नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख कहलाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि भाई हमारी शारीरिक शारीरिक शक्ति अच्छी हो, मानसिक शक्ति अच्छी हो, और काफ़ी छोटे-छोटे चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सुख हमारे लिए है। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग को सुख सुख कहने लगे हैं, अथवा उपभोग के साधनों को आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। ये हम लिख सकते हैं बच्चों इसका आंसर। अगला है बच्चों, इनमें से एक पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। बच्चों इस क्वेश्चन में ना आप स्टार लगा देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो हमें इसका बताना है आंसर। तो लिखेंगे,
लॉरेंस अंग्रेजी साहित्य के एक नए ऐसे रचनाकार थे जिन्हें प्रकृति और पक्षियों से विशेष लगाव था। देखो बच्चों, जो लॉरेंस थे उनको भाई प्रकृति से और पक्षियों से काफी ज्यादा लगाव था। उनका जीवन प्रकृति के करीब था और उन्होंने इसी को अपनी प्रेरणा बनाया। अब भाई वो ना, उनके जो जीवन था वो प्रकृति के काफी ज्यादा करीब था। उन्होंने क्या बोला कि यार अब मैं अपनी जिंदगी ना प्रकृति के लिए ही जीऊंगा। सालिम अली भी अपने जीवन में इसी तरह प्रकृति और पक्षी प्रेमी का प्रतीक बने, और जो सालिम अली थे वो भी इसी तरह प्रकृति और पक्षियों के प्रेमी बन गए थे। उन्होंने प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और उन्होंने क्या किया बच्चों, पर्यावरण के लिए अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी, पूरी ही जिंदगी दे दी। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लुटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो लिखेंगे, लेखक ने सालिम अली की तुलना एक ऐसे पक्षी से की है जिसने अपनी लंबी यात्रा पूरी कर ली है और अब मौत की गोद में सो गया है। कहा गया बच्चों की लेखक जो सालिम अली है उनकी तुलना पक्षी से की है जिसकी लंबी यात्रा पूरी हो चुकी है और अब उनको मौत का मजा चखना है। इस पक्षी की गहरी नींद को किसी भी प्रयास से जगाया नहीं जा सकता, क्योंकि भाई जो ये पक्षी है ये इतनी गहरी नींद में सो जाएगा कि भाई जगेगा ही नहीं, जो कि मौत है। इस तरह सालिम अली का पक्षी प्रेम और उनके सपने अद्वितीय हैं। उनका स्थान कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा और उसे साकार करने के लिए जो प्रयास किए वे अतुलनीय हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी वर्मा से क्या अपेक्षा होती। तो बच्चों हम यहाँ पे लड़की के पर्सपेक्टिव में आंसर देंगे कि जो जेबुन्निसा थी वो भाई महादेवी वर्मा के लिए ना बहुत काम करती थी, जैसा हमने उस चैप्टर में पढ़ा। तो भाई अगर जेबुन्निसा के स्थान पर अगर हम होते या मैं होती तो भाई मेरी अपेक्षा क्या होती। ठीक है, तो हम लिखेंगे, जेबुन्निसा का योगदान महादेवी वर्मा से अपेक्षा क्या क्या होती। जेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए काम करती थी और उनकी काव्य रचनाओं में मदद करती थी। ठीक है, जो जेबुन्निसा थी वो भाई उनकी जो काव्य रचनाओं में भी मदद करती थी काफी ज्यादा। यदि मैं जेबुन्निसा के स्थान पर होता या होती तो मेरी अपेक्षा महादेवी वर्मा से ये होती कि मुझे अपनी रचनाएं सुनाती। ठीक है भाई, जो रचनाएं महादेवी वर्मा ने लिखी यार उसको जेबुन्निसा को सुनाना तो चाहिए था। मुझे काव्य लेखन के लिए प्रेरित करती भाई, करती, क्योंकि भाई अगर वो काव्य सौंदर्य लिख रही है, काव्य लेखन कर रही है, अगर मैं मदद कर रही हूँ तो यार मुझे भी तो प्रेरित करना चाहिए थी, और मेरी पढ़ाई में भी मदद करती, और जो मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी मेरी वहां भी तो मदद करती। साथ ही मैं उनसे प्रेम और सम्मान की उम्मीद भी करती। ठीक है, तो अगर हम जेबुन्निसा होते तो ये चीज अपेक्षाएं करते। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट्थ क्वेश्चन का, वो क्या है, आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक हरिशंकर परसाई की कौन सी बातें आकर्षित करती है। भाई हमने जो व्यंग्य पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते, तो भाई इसे पढ़ के जो हरिशंकर परसाई थे वो कौन सी बातें आकर्षित करवाना चाहते थे। तो लिखेंगे, निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं। मैं लेखक ने के व्यंग्यात्मक शैली में प्रेमचंद के गुणों के जीवन रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेमचंद की विशेषता को हंसी मजाक में छिपाकर गंभीर संदेश दिया। ठीक है बच्चों, किस तरीके से गंभीर संदेश दिया। लेखक ने खुद को भी व्यंग्य के दायरे में रखा जिससे उनकी निष्पक्षता झलकी। हरिशंकर परसाई को जीवन और समाज की गहरी समझ थी। वे भी प्रेमचंद की तरह सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक और प्रतिबद्ध थे। कहने का मतलब है बच्चों कि किस तरीके से हंसी मजाक में उन्होंने एक गंभीर संदेश दिया हरिशंकर परसाई ने। उन्होंने भाई खुद पे ही व्यंग्य किया जिससे भाई वो दिखा सकते हैं कि यार मैं निष्पक्ष नहीं हूं बिल्कुल। ठीक है भाई, जो चीज है वो सामने है, और भी काफी चीजें समझाई कि भाई उस समय की जो जीवन शैली थी कैसी थी और समाज की जो समझ थी वो कैसी थी, और इस तरीके से जो प्रेमचंद की जो सामाजिक कुरीतियां थी उसमें ये भी जागरूक थे। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा 8 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों हमें पठित पद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, और इसके बेस पे जो आंसर आए, हमारे जो क्वेश्चन के आंसर आए उन क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं, पकाखी के कारनई सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजिए सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही,
मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकटी ना जाई। काबा फिर काशी भया, रामहीन भया रहीम, मोट चून मैदा भया, भया बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। बच्चों ये हमारा पूरा ही क्या है, एक पद्यांश है जो कि आपके किताब से लिया गया है। उसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, जहां कबीर हिंदू और मुसलमान के बारे में बात करते हैं कि भाई काबा गया, मैं काशी गया, हर जगह मैंने एक ही भगवान को पाया। तो इसके ऊपर पूरी ही कविता ये लिखी गई है। ठीक है बच्चों, अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि कवि के अनुसार संत सुजान किसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, हमें बता रहे हैं कि कवि ने संत सुजान को किससे कंपेयर किया है। तो बच्चों हम लिखेंगे, निष्पक्ष भाव से प्रभु से का स्मरण करने वाले को संत सुजान कहा गया है। संत सुजान, ठीक है बच्चों, जो भाई प्रभु का स्मरण करे, जहां पे उसको किसी भी चीज की लालसा ना हो। अगला है बच्चों कि कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है बच्चों, हम पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है। जी बिल्कुल ठीक है भाई, किसी भी व्यक्ति की पहचान हम कर्म से कर सकते हैं। काबा मुसलमान का धर्म का पवित्र स्थान है। जी भाई बिल्कुल, जो काबा है वो मुसलमान धर्म का एक पवित्र स्थान है। कवि ने संसार की तुलना स्वान से की है। भाई स्वान एक जानवर का, एक पक्षी का नाम है, उससे की गई है संसार की तुलना, जो कि हाँ बिल्कुल सही है। साखियों में कबीर मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा अंधविश्वास के खिलाफ थे। जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों, ये जो जितने हैं ये चारों ही पॉइंट हमारे सही हैं। इसका मतलब कथन 1 2 3 4 चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर के अनुसार भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भाई जो कबीर है वो भाई भगवान की पूजा को किस तरीके से करनी चाहिए कहते हैं, क्योंकि भाई हम अपने तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन जो कबीर का सोचना ना अलग था। वो किस तरह कहते थे तो बताता हूं। केवल, जहां मैंने बोला बच्चों, जहां केवल है उसको आंख बंद करके आप काट देना। ठीक है, शारीरिक कष्ट सहकर भाई कोई भी भगवान की पूजा नहीं कर सकता। तो एक ही पॉइंट हमारा जो ख पॉइंट है वो बिल्कुल हमारा सही बैठ रहा है कि मन वचन और क्रिया से सत्य का पालन करके ही हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसका मतलब है भाई ईश्वर हर जगह है। ठीक है बच्चों, राम और रहीम एक है। काबा और काशी समान है। भाई काबा में मुसलमान जाते हैं, काशी में हिंदू जाते हैं। और बोला गया है कि भाई ईश्वर हर जगह मौजूद है और राम ही रहीम है। जहां यहाँ बोला गया है बच्चों राम ही रहीम है, तो यानी उपरोक्त जितने भी शब्द हैं वो बिल्कुल सही है जो हमारे इस लाइन में बोला गया है। ठीक है बच्चों, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस 9th क्वेश्चन का। क्या है, कविता के अनुसार दिए गए शब्दों का अर्थ। बच्चों जैसे भी कविता के अनुसार ये वाला क्वेश्चन है ना, तो भाई चारों 4 हो या 5 हो, पांचों को आपको सही लगा देना है। ठीक है, पांचों को सही लगा दोगे तभी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, बिल्कुल। सुजान का मतलब होता है जो चतुर होता है, ज्ञानी होता है। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, जी बिल्कुल, और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। और सुर मतलब होता है शराब। टाटी, टाटी का मतलब होता है बच्चों पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि फट्टियों का एक पल्ला। तो बच्चों ये वर्ड कथन 1 2 3 4 5 ही पांचों के पांचों ही सही हो जाएंगे। अब बच्चों यहां से हमारा 9th क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं। तो बोला गया है कि पद्य पाठों के आधार पर 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं, वो भी 25 से 30 शब्दों में। बच्चों इन शब्दों का आपको ध्यान देना है। मैंने थोड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है कि भाई आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपको कम शब्दों में ही पूरा आंसर लिखना है। तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है।
कैसे प्रत्येक वाक में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है। कहा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि कैसे प्रत्येक वाक में, मतलब जो प्रत्येक वाक बोला गया आपको, उसमें कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं को बोला है, दर्शाया है। तो हमें बताना है कि कैसे। तो लिखेंगे, इस कविता में कवित्री ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। क्या बच्चों? जीवन के बहुत सारे पहलुओं को उसने व्यक्त किया है। पहले वाक में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों की व्यर्थता को दर्शाया है। पहला वाक जो आया था उसमें उसने बताया कि जब मैं ईश्वर की प्राप्ति कर रही थी तो मैं बार बार व्यर्थ हो जा रही थी, मैं पा नहीं पा रही थी, वो प्रयास सारे खराब होते जा रहे थे। जैसे कच्चे धागों से नाव खींचने की कोशिश। दूसरे वाक में बाहरी आडंबरों के खिलाफ संदेश दिया गया है। अब भाई जो दूसरा वाक था ना, उसमें बाहरी जो आडंबर थे उनके खिलाफ संदेश दिया गया है और बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। और वहां बताया गया क्या बच्चों, कि भाई अगर अपनी इंद्रियों पे हम ध्यान देंगे अच्छे से, तभी मुक्ति पा पाएंगे। तीसरे वाक में कवित्री ने आत्मलोचन किया है। ठीक है बच्चों, जो तीसरा वाक था उसमें उसने आत्मालोचन किया है, जहां उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए बताया कि सांसारिक प्रपंचों में फंस कर उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग खो दिया। और जो बच्चों तीसरे वाक में उन्होंने आत्मालोचन किया है, जहां आत्मालोचन का मतलब कि जहां उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा है और जितने भी सांसारिक जो सुख सुविधाएं थे उनमें फंस कर ना वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाती है, बार बार अपने मार्ग से खो जाती है। चौथे वाक में ईश्वर की सर्वव्यापकता और धर्मों में भेदभाव ना करने की बात की गई। और भाई चौथा वाक है उसमें बोला कि जो ईश्वर है ना वो हर जगह है, हम उनको ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास ही है, वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और ये भी कहा गया है चौथे वाक में कि यार हमें भेदभाव नहीं करना धर्म धर्म के, कि भाई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, इनके बेस पे हमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार यह वाक्य कवित्री के जीवन के अनुभवों और आस्था और आत्मज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, मैंने तो काफी बड़ा आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम कि कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम किन के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो भाई जो रसखान थे आपको पता ही होगा, वो कृष्ण जी की तरह बनना चाहते थे, इसलिए वो ब्रजभूमि के बारे में बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं जरा हम देखें कि कवि रसखान ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। वे अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज में ग्वाल बालों के साथ रहना चाहते हैं। क्या बोला कि भाई जब भी उनका अगला जन्म हो ना और वो मनुष्य बने, तो भाई वो ब्रजवासी के साथ रहना चाहते हैं, जहाँ वो बच्चे जो होते हैं वो गायों को पालते हैं। मैं गायों को पालना चाहता हूँ जैसे कृष्ण जी करते थे। यदि उन्हें पशु का रूप मिले तो वे नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहेंगे। और अगर वो पशु बनते हैं, गाय बनते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई मैं कृष्णा जी का गाय बनकर चरना चाहूंगा। वे गोवर्धन पर्वत का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, और वो अगर पर्वत बने अगले जन्म में तो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वे पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर निवास करना चाहते हैं जहां श्री कृष्ण रासलीला रचते थे। और अगर उनको पक्षी बनाया जाए तो पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर रहना चाहते हैं जहां श्री कृष्णा जी अपनी रासलीला करते थे। साथ ही वे ब्रज के सुंदर वन, बाग और तालाबों को हमेशा निहारते रहना चाहते हैं। और वो भाई ये सुंदरता जो ब्रजवासियों की जो सुंदरता थी, तालाबों की, पेड़ों की, बागों की, वो भी देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, वो देखते हैं। लिखेंगे बच्चों, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। भाई जो कोयल था वो भाई कोयल ना कुक कुक कर रहा था। तो भाई जो कोयल अपना आवाज निकाल रहा था, उससे भाई कवि ने क्या जानना चाहा कि भाई ये कुक क्यों कर रही है। तो बताते हैं कि भाई कवि ने क्या सोचा। कोयल आधी रात में कूक कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर कवि अजीब महसूस करने लगा। भाई ये कोयल की आवाज सुनकर, क्योंकि रात में कोयल आवाज कर रही थी, तो भाई जो कवि था उनको ना अजीब लगने लगा। अजीब कैसा लगा वो देखते हैं। वे सोचने लगे
कि क्या कारण हो सकता है कि ये कोयल इस समय कूक कर रही है, मतलब इतनी रात को कूक करने का क्या रीजन हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि या तो कोयल पागल हो गई है या कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब है यार इतनी रात में कोयल तो कूक नहीं करती है। क्या पता अगर ये कूक इतना कर रही है या तो ये पागल हो गई है, नहीं तो पक्का कोई संदेश देने आई है। नहीं, अगर संदेश देने भी नहीं आई है तो क्या कहीं पे क्रांति की आग देख ली उसने और उसी बारे में सभी को बताने का प्रयास कर रही है। तो भाई इस तरीके से ये आंसर भी हम लिख सकते हैं कि कवि ने क्या सोचा कोयल की कूक सुन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाव स्पष्ट करें। हसमुख हरियाली हिम आप, सुख से अलसाए से सोए हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका लिखेंगे कि जब सर्दी की धूप हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हरियाली खुश होकर मुस्कुरा रही हो। इसका मतलब यह है, हिम का मतलब बच्चों पर्वत होता है, ठीक है। हिम का हम सर्दी से भी कह सकते हैं। तो भाई क्या खुश होकर जो हरियाली है वो मुस्कुरा रही हो। सूरज की हल्की और कोमल धूप में आलस्य का एहसास होता है, जैसे धूप और हरियाली दोनों आराम से सो रहे हो। ये दृश्य अत्यधिक शांति और सुकून का प्रतीक है। ये हमने भाव स्पष्ट कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। भाई आपके विचार से आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि आप भी बच्चे हो, तो भाई बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए और उन्हें क्या करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर लिखना है कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो हमने कविता पढ़ा उसमें भाई बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए, हमें ये बताओ। और भाई कैसे कैसे मौके मिलने चाहिए। तो हम लिखेंगे मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। क्या करता है बच्चों, मानसिक और शारीरिक जो होती है विकास उसको रोकता है। ये उम्र उनकी शिक्षा और खेल कूद की होती है। अब भाई जो छोटी उम्र होती है वो शिक्षा के लिए होती है और खेल कूद के लिए होती है, जैसा आपको पता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें खेल कूद व अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। ठीक है भाई, बच्चों को ना भाई पढ़ाई लिखाई का अवसर मिलना चाहिए और खेल कूद और रचनात्मक जैसे खेल होते हैं उन सब में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। इस तरह वे आत्मनिर्भर और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं और इस तरीके से वो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और भाई समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। उनका समुचित विकास ही देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। और भाई उन्हीं का जो पूरा विकास होगा ना बॉडी का, शरीर का, वही भाई जैसे रचनात्मक फिजिकल चीजें होंगी, शारीरिक चीज होगी, मेंटेलिटी उनकी अच्छी होगी, तो वही तो जाके हमारा फ्यूचर बनेंगे आगे जाके। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अगला है बच्चों हमारा है पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन, जहां पे हमें 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 50 से 60 शब्दों में। तो बच्चों इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। लेखक ने दिल दहलाने वाला समाचार किसे कहा और क्यों। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब भाई जो बिहार में जो पटना शहर है वहां पे भाई एक ना दिल दहलाने वाला एक समाचार सुना लेखक ने। ठीक है, तो भाई वो सुनने के बाद किससे कहा उन्होंने वो, ठीक है, ये समाचार और क्यों कहा, और फिर बाढ़ जो आ रहा था वहां पे उसको सुन के लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। तो लिखेंगे हम, शाम को लगभग 7:30 बजे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित स्थानीय समाचार में यह कहा गया कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। ठीक है भाई, शाम के लगभग रात हो चुके थे, 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी मतलब रेडियो से एक आवाज आती है। रेडियो कहाँ होता है बच्चों, पटना में। वहां कहा जाता है कि पानी हमारे स्टूडियो में आ चुका है, मतलब सीढ़ियों तक पहुंच गया है, यानी बाढ़ किसी भी क्षण आ सकती है और किसी भी क्षण हमारे स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है और किसी भी क्षण हमारे पास किसी भी वक्त हमारे स्टूडियो में आ सकता है। इसीलिए लेखक ने इस समाचार को दिल दहलाने वाला कहा। भाई इसीलिए जो समाचार था लेखक ने इसको दिल दहलाने वाला कहा क्योंकि भाई ये चीज बहुत ऊपर आ चुकी थी। क्योंकि इसे सुनते ही लेखक और उसके मित्र के चेहरे पर चिंता और आतंक की रेखाएं उभर आई। और भाई ये सुनते ही जो लेखक था उसके भाई दिमाग में ना भाई चिंता होने लगी और आतंक फैल गई कि यार कभी भी बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, हम कैसे बचना है। पटना शहर में जब लोगों ने बाढ़ आने की खबर सुनी तो वे अपनी सुरक्षा के प्रबंध
अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। अब भाई लेखक ने तो ये सब चीज किया, लेकिन जब लोगों को चला पता तो लोगों ने भाई अपने जो जरूरी जरूरी सामान है ना उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वो जरूरी जरूरी सामान क्या थे? जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने के लिए पानी और कंपोस्ट की गोलियां एकत्रित करने लगे, जिससे कुछ दिन तक उनका गुजारा हो सके। जैसे बच्चों अंधेरे में मान लो बाढ़ आ गया, पानी घर के अंदर तक आ जाता है, उस समय बिजलियां ना काट दी जाती है कि भाई कोई करंट से ना मरे। तो भाई उसके लिए भाई मोमबत्ती तो बहुत जरूरी है। ईंधन में जो पहले हुआ करता था केरोसिन ऑयल, जिससे भाई आग मतलब हम दिया सलाई जला सकते हैं। दिया सलाई के लिए केरोसिन ऑयल चाहिए। और भाई वहां पे हमें ना कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो भाई वहां पे भी ये ईंधन काम आता था। तो आलू रख लो कि भाई आलू से हम कुछ भी उबाल के बना के खा सकते हैं। और पीने के लिए पानी भाई बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई कम से कम 10-15 दिन हम गुजार सके कम कम खा के। दूसरी ओर दुकानों से सामान हटाकर सामान के ऊपर रखने लगे, जिससे बाहर से उन्हें या उनके सामान को किसी तरह की हानि ना पहुंचे। और दुकान वाले क्या करने लगे भाई? सामानों को हटाकर भाई उससे ऊपर रखने लगे कि भाई बाढ़ है तो सारे सामान हमारे बह ना जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे संग की औरतें पाठ के अनुसार आप अपनी कल्पना से लिखिए। ठीक है बच्चों, मेरे संग की औरतें जो हमने पाठ पढ़ा उसमें भाई हमें अपनी कल्पना से क्या लिखना है कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। कि भाई जो परदादी थी उसने अपने जो पतोहू थी, जो बहू थी, उनके पहले बच्चे में लड़की ही क्यों मांगी, क्यों मन्नत की। तो हम लिखेंगे अपने अपने शब्द में कि लेखिका की परदादी एक साहसी और अनूठी सोच वाली महिला थी। भाई जो लेखिका की दादी थी ना, वह साहसी ब्रेव थी बिल्कुल, और अच्छी औरत थी जिसकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी थी। उस समय लड़कियों के लिए समाज में विशेष स्थान ना होने के बावजूद उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। अब भाई उस समय ना लड़कियों के भाई जो राइट्स होते थे ना वो पूरे नहीं होते थे, और उनको ना घर में रहने के लिए कहा जाता था कि लड़की है तो लड़की घर में ही रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी परदादी चाहती थी कि लड़की पैदा हो, कि मैं इसको आगे करूंगी इस समाज से। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य अपने विचारों को साहसपूर्वक प्रकट करना और यह दिखाना था कि महिला होना गर्व की बात है। और ऐसा करना भाई उन्होंने क्यों किया? क्योंकि भाई ये एक तरीके से गर्व की बात है कि लड़की हमारे घर में पैदा हुई है। उनके इस कार्य से उनके स्वतंत्र और प्रगतिशील व्यक्तित्व का पता चलता है। भाई ये चीज करने से हम कह सकते हैं कि वह इंडिपेंडेंट औरत थी और आगे बढ़ने की ही सोचती थी वो। ठीक है बच्चों, ये हम लिख देंगे इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम स्वरूप को अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। तो बच्चों इसमें लिखेंगे कि उमा के पिता राम स्वरूप प्रगतिशील विचारधारा के हैं। अब भाई जो उमा के जो पिता होते हैं ना राम स्वरूप, वो भाई ऐसे छोटे मोटे बंदे नहीं होते कि भाई जो रूढ़िवादी सोच धारा के हो। भाई ये प्रगतिशील के विचारधारा के थे कि भाई ये आगे बढ़ने की सोचते थे कि भाई लड़की है तो क्या हुआ, लड़के के बराबर ये भी है, तो ये सोचते थे वो। और शिक्षा के पक्षधर थे, मतलब शिक्षा के भाई बहुत मानते थे कि भाई लड़का पढ़ाई कर रहा है तो हमारी लड़की भी पढ़ाई करेगी। उन्होंने अपनी बेटी उमा को बीए तक शिक्षा दिलवाई। और उन्होंने क्या किया भाई, अपनी बेटी को बीए तक की शिक्षा दिलवाई। जब उनकी बेटी विवाह के योग्य हुई और वे अच्छे लड़के की तलाश में थे तो वही शिक्षा उनके लिए परेशानी का कारण बन गई। अब क्या हुआ भाई, अपनी बेटी को तो बीए पढ़वा दिया, लेकिन जब उनका एक लड़का भी था, उनके शादी के लिए लड़की की तलाश में थे ना, तो वही शिक्षा उनके लिए परेशानी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई उनको चाहिए था कोई 10वीं पास लड़की। आगे देखते हैं, गोपाल प्रसाद जो पेशे से वकील हैं और उनका बेटा शंकर जो बीएससी करमेडिका कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू की तलाश में थे। भाई दोनों ही क्या थी भाई, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। उन्हें केवल 10वीं तक पढ़ी हुई लड़की चाहिए थी। अधिक शिक्षित लड़की उन्हें पसंद नहीं थी। अब भाई ज्यादा पढ़ी लड़की अपनी भाई डिमांडें करती है, तो भाई वो उनको पसंद बिल्कुल नहीं थी। इस स्थिति में रामस्वरूप ने उमा की शिक्षा बीए को छुपाने का निर्णय लिया। भाई यह स्थिति देख के रामस्वरूप ने सोचा कि भाई अगर मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो कोई शादी नहीं करेगा, तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो 10वीं पढ़ी हुई है, मैं बीए की डिग्री इनकी छुपा दूंगा। उनके इस आचरण में यह विरोधाभास साफ दिखता है कि वे आधुनिक और सभ्य समाज के नागरिक होने के बावजूद, अब भाई ये भाई इस कारण जो ये चीज उन्होंने की, इससे भाई साफ दिखता है कि यार कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं अपनी जो प्रगतिशील जो नेचर था इनका उसको। क्योंकि भाई ये समाज इतनी
प्रगतिशील समाज के साथ, सभ्य समाज के रहने के बाद, अच्छे नागरिक होने के बावजूद वो रूढ़िवाद मानसिकता वाले लोगों के दबाव में समझौता करने को मजबूर हो गए। भाई समझौता करने को मजबूर हो गया, उनको होना ही पड़ा। अगर वो समझौता नहीं करते तो उनकी बेटी की शादी कैसे होती? क्योंकि लाखों में एक बंदा होगा जिसको बीवी चाहिए बीए पास, और भाई जब तक उसको चाहिए होगा तब तक हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। यहाँ से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब हमारा आता है खंड घ, जो कि है रचनात्मक लेखन। ठीक है बच्चों, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? हमें अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में, जहां पे हमें संकेत बिंदु भी दिए होंगे। तो चलो इसको भी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों पहला है हमारा स्वास्थ्य का महत्व। इसकी हम संकेत बिंदु देखिए तो भूमिका और परिभाषा बताना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बताना है, स्वस्थ जीवन शैली बताना है, आहार कैसे होंगे, व्यायाम करने से क्या होगा, और मानसिक शांति का योगदान। और अगला है बच्चों जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। इसमें संकेत बिंदु क्या है? जलवायु परिवर्तन की परिभाषा, जलवायु परिवर्तन के कारण, पर्यावरण पर असर, जलवायु पर्यावरण परिवर्तन से बचाव के उपाय। मैं सिर्फ आपको ये 2 बताऊंगा, थर्ड वाला आप पॉज करके खुद ही पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने सीधे इस पे। पहला क्या है बच्चों? स्वास्थ्य का महत्व। तो हम लिखेंगे स्वास्थ्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाई स्वास्थ्य जो है हमारे जीवन का भाई महत्वपूर्ण, भाई एक ना छोटी सी इकाई है भाई। अगर स्वास्थ्य ही हमारा अच्छा नहीं होगा ना तो भाई किस दिन हमें बीमारी से हम मर जाए हमें कुछ नहीं मालूम होता। तो स्वास्थ्य भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, और इसके बिना जीवन की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं होता, और इसके बिना भाई जीवन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, स्वास्थ्य केवल शारीरिक 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 ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संतुलन भी है। अब भाई स्वास्थ्य अच्छा रखने से ऐसा नहीं है कि हमारे शारीरिक ही बदलाव होगा हमारे शरीर में, नहीं, हमारा भाई मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, सामाजिक संतुलन भी हमारा अच्छा होगा। ये हमारे जीवन की नींव है और हमें जीवन में खुश रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत बनाता है। और भाई एक तरीके से हम क्या है, तो ये हमारे जीवन का नींव है, बेस है एक तरीके से, और हमें खुश रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मजबूत बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होता है, और भाई जो स्वस्थ व्यक्ति है ना वो दिमाग से भी मजबूत होता है अपने, और उसे अपने दैनिक गतिविधियों को सही तरीके से करने में मदद मिलती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। और भाई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए हमें एक बहुत स्वस्थ जीवन शैली बनानी चाहिए और अपनानी भी चाहिए। इसमें सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है। और इसमें भाई हमें बहुत अच्छी चीज़ें खानी है, रोज हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, भाई व्यायाम करना है हमें, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। मानसिक शांति और संतुलन के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक मानसिक शांति और संतुलन के लिए ध्यान, योग, 3 सोच भी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका और वाला पार्ट, जो कि अथवा वाला पार्ट है। इसमें है बच्चों जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव। अब ये बताना है हमें, तो हम लिखेंगे जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। अब भाई जो जलवायु परिवर्तन है यानी मौसम को बदलना, ये भाई समस्या बन गई है पूरी दुनिया की, जिसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। अब भाई हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारे पृथ्वी पे गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे भाई तापमान में वृद्धि काफ़ी हो रही है, और जो मौसम है ना वो बड़ी तेज़ी से बदलते हैं और गर्मी बहुत जल्दी आती है। इसके कारण प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। अब भाई जो प्राकृतिक आपदा है वो तेज़ी से हमारे पास आ रहे हैं, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में मानव गतिविधियां शामिल है। और भाई जलवायु परिवर्तन के मुख्य जो कारण होते हैं ना, उसमें जो इंसानों की जो गतिविधियां है ना वो सबसे ऊपर है, इनके वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई, अब भाई जंगलों को भाई अंधाधुंध काट देते हैं, जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले गैसों का उत्सर्जन। अब भाई जो हमारे जलवायु को नुकसान पहुंचाते हैं ना उन गैसों का, जैसे कंपनियों में से जो निकलता है गैस, उनसे, औद्योगिकरण जो कंपनियां होती है उनसे, पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। अब पर्यावरण पे भाई बहुत गहरा असर पड़ रहा है इसका, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। और भाई जो हमारा इकोसिस्टम है ना उसमें भाई असंतुलन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए हमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। और भाई इसके लिए हमें ना रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना चाहिए, जैसे हो गया आपका सोलर एनर्जी, इनको यूज़ करेंगे ना तो जलवायु परिवर्तन
से हम बच सकते हैं। बढ़ाना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा और जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उनको बचाना होगा। यहाँ से बच्चों हमारा 12 क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। अच्छे मित्रों का महत्व। हम आते हैं सीधा 13वें क्वेश्चन पे, जहां मैं आपको का बताऊंगा और खा बताऊंगा। ठीक है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, अब करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, आप रोहन सुरभि हैं, अपने छोटे भाई को स्वस्थ आदतें अपनाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ व प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखिए। अपने भाई को पत्र लिखना है। और दूसरा है, आप प्रियंका निखिल है, शिक्षा विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए। भाई आप या लड़की हो तो प्रियंका हो, लड़का हो तो निखिल हो। शिक्षा विभाग को हमें एक पत्र लिखना है। क्या भाई, कि भाई हमारे स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लाभ हमें नहीं मिल रहे, हमें भाई उसके जो लाभ है ना वो लेना है, डिजिटल शिक्षा के लाभ। ठीक है बच्चों, ये 2 पत्र हम करते हैं। पहला हमें भाई वाला करते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों? प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। मुझे आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल रहोगे। आज मैं तुम्हें स्वस्थ आदतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें भाई को लिखना है नमस्ते। अब मैं आशा करता हूँ कि तुम भाई खुश हो, अच्छे से रह रहे हो, स्वस्थ हो। आज मैं तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो काफ़ी चीज़ें अच्छी होगी और तुम्हें स्वस्थ आदतों को अपनाने में मदद देगी। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। भाई अच्छा स्वास्थ्य रखोगे तो ये तुम्हारी भाई सबसे बड़ी संपत्ति हो जाती है। और ये हमें केवल सही खान-पान और नियमित व्यायाम से मिलता है। और भाई ये इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अच्छा खाना है, हमें सब्जियाँ खानी है, हरी सब्जियाँ खानी है, फल-फ्रूट खाना है और रोज़ योगा करना है हमें। तुम्हें प्रतिदिन हल्का व्यायाम करना चाहिए। भाई तुम्हें प्रतिदिन रोज़ योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। जैसे दौड़ना या योग करना। जैसे भाई आपको भागना है, योगा करना है। साथ ही ताजे फल, हरी सब्जियाँ और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। और भाई हरी सब्जियाँ खाओ, फल खाओ और हाँ, ध्यान रखना 2 से 3 लीटर तुम्हें पानी भी पीना है। इससे तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। भाई इससे क्या होगा, जो रोग होंगे ना वो तुमसे दूर रहेंगे। तुम हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करोगे। भाई तुम हमेशा एक्टिव रहोगे और बोलोगे कि मेरे अंदर एनर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो और स्वस्थ आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। और मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रखो और अच्छी आदतों को अपने पूरे दिन में अपने एक टाइम टेबल बना लो, एक रूटीन बना लो। तुम्हारा भाई रोहन, अगर लड़की होती तो तुम्हारी बहन प्रियंका। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये वाला पत्र लिख देंगे। अब लिखेंगे शिक्षा अधिकारी का पत्र। तो सबसे पहले बच्चों अपना एड्रेस लिखना कि शांति निकेतन कुंज, करोल बाग, दिल्ली। जो भी एड्रेस है वो बताना, क्योंकि इसमें हमारा एड्रेस मेंशन नहीं है तो मैंने ये डाल दिया है। आप कुछ भी डाल देना। एग्जाम का डेट डाल देना बच्चों 20 मार्च, कोई भी डेट हो वो डाल देना आपका। शिक्षा विभाग अधिकारी, करोल बाग, दिल्ली। अब शिक्षा विभाग का अधिकारी का एड्रेस क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपके आसपास का ही एड्रेस होगा। लिखेंगे विषय में हम लिखेंगे सरकारी स्कूल में डिजिटल शिक्षा के बारे में पत्र। कभी भी यहाँ पूर्ण विराम मत लगाना बच्चों। पूर्ण विराम लगा दोगे तो वो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी विषय लिखते हैं तो पूर्ण विराम कभी नहीं आता। मान्यवर लिखना है आपको। अब लिखना है पत्र, मैं प्रियंका या निखिल आपके क्षेत्र का छात्र या छात्रा हूँ। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बारे में पत्र लिख रहा या लिख रही हूँ। तो बोलना है भाई कि मेरा नाम निखिल है, मैं आपके क्षेत्र का छात्र हूँ, सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बारे में एक पत्र लिख रहा हूँ। आजकल तकनीकी विकास के कारण शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव आ रहा है। और भाई आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे ना इसमें विकास के कारण हमें कुछ डिजिटल शिक्षाओं की ज़रूरत है। तो हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा अपने क्षेत्र में। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की कमी है, लेकिन जो हमारे स्कूलों में ना कंप्यूटर नहीं है। तो इस समस्या के समाधान हेतु स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाए। और भाई इस समस्या को भाई पूरा करने के लिए आपसे निवेदन है कि भाई आप कंप्यूटर लगवा दो, इंटरनेट की सुविधाएं हमारे स्कूलों में लगा दो, ताकि छात्रों को नई तकनीकों की शिक्षा मिल सके। और इससे क्या हो कि भाई छात्रों को नई नई शिक्षा की प्रणाली का जो मदद है वो मिल सके। आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कार्यवाही की जाए। और भाई आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि भाई इस पे भाई ध्यान दें और कार्यवाही करें। धन्यवाद। भव दिए। आप आर्यन हो, लड़के हो तो आर्यन, लड़की हो तो प्रियंका। नंबर कुछ ऐसे डाल देना। ठीक है बच्चों, हमारा ये 2 पार्ट भी खत्म हो जाता है। 3rd पार्ट हमारा स्कूल के लिए है। ठीक है, सेम होता है बच्चों, इसको आप पोज करके पढ़ लो। हम सीधा पहुंचते हैं कि 14th क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है बच्चों हमें ईमेल लिख करना है। ठीक है, लिखना है पहले
कि आपका नाम काव्या है, देखो यहाँ पे लड़की का नाम दे रखा है, लड़के का नाम नहीं दे रखा, तो लड़की के पर्सपेक्टिव पे लिखेंगे। आपके इलाके में दूध की सप्लाई समय पर नहीं हो रही, बच्चे और बुजुर्ग बिना दूध के परेशान हो रहे हैं, कृपया दूध सप्लाई एजेंसी को अधिकारी को समस्या पत्र के समाधान के लिए ईमेल लिखे। अब भाई हमें क्या है कि आपके जो क्षेत्र में है ना कि दूध की सप्लाई की भाई बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे जो बच्चे और बुजुर्ग है ना वो भाई परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भाई दांत टूटे होते हैं, दांत होते नहीं है, तो वो दूध रोटी खाते हैं या दूध पीते हैं, तो भाई उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो भाई तुम्हें दूध सप्लाई एजेंसी को एक ईमेल लिखना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि संकेत बिंदु के अनुसार आपको एक स्टोरी लिखनी है कि आत्मविश्वास के बिना सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय, कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखना, आत्मविश्वास से सफलता और खुशियां मिलती हैं। तो ईमेल लेखन लिखेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना ईमेल लेखन। प्रेषक यानी आपका नाम काव्या, प्राप्तकर्ता यानी जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम लिखना है दूध सप्लाई एजेंसी अधिकार। विषय में कभी भी पूर्ण विराम नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाना। तो दूध की सप्लाई में देरी, प्रिय दूध सप्लाई अधिकारी, ठीक है। अब लिखते हैं, मैं काव्या, मोहल्ला आदर्श नगर, ये पत्र लिखकर सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में दूध की सप्लाई समय पर नहीं हो रही, दूध की नियमित आपूर्ति में देरी हो रही है। भाई हमारे मोहल्ले जो आदर्श नगर में है सर, वहाँ ना हमारी भाई जो दूध दूध की सप्लाई है ना अच्छे से नहीं हो पा रही, और जो हमें चाहिए उसकी पूर्ति भी नहीं हो रही, जिसके कारण विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भाई इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं ना और बुजुर्ग हैं उनको दूध नहीं मिल पा रहा, और भाई वो बहुत दुखी हैं। दूध की कमी से घर के बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा। अब भाई दूध की कमी के कारण जो बच्चे हैं ना उनको भाई जरूरी पोषण बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, और बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। भाई और बुजुर्ग है ना भाई, अगर दूध नहीं मिल रहा तो भाई उनको स्वास्थ्य से बीमारियां हो सकती हैं। दूध की आपूर्ति में देरी से घर का दैनिक आहार प्रभावित हो रहा है, और इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्य परेशान हैं। और भाई दूध से ना हम सबको परेशानी हो रही है, क्यों भाई? क्योंकि यार दूध से हमारा चाय बनता है, दूध से बच्चे खाना खाते हैं, तो यार इन सब में दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानियां हो रही है। तो कृपया दूध की आपूर्ति को नियमित और समय पर सुनिश्चित करें, ताकि मोहल्ले के सभी लोग बिना किसी परेशानी के दूध प्राप्त कर सके। और भाई इसके लिए मैं कृपया आपसे निवेदन करता हूं कि यार आप इसको दूध की आपूर्ति पूरी करो, और ये सुनिश्चित करो कि सभी लोग को दूध अच्छे से मिल पाए। धन्यवाद। धन्यवाद लिखना है, भवदीय लिखना है, काव्य लिखना है, और अपना फोन नंबर डाल देना है। यहाँ से हमारा ईमेल लेखन खत्म हो जाएगा। ये बच्चों आपका पत्र है। पत्र किसके बेस पे है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया कि आपको किस चीज पे पत्र लिखना था, आपको संकेत बिंदु था उसके ऊपर पत्र लिखना था। तो ये भाई इसको पॉज करके आप पढ़ लो, क्योंकि भाई मैंने आपको अनुच्छेद ऊपर ही बता दिया है, तो ये अनुच्छेद की ही तरह होने वाला है। ठीक है बच्चों, हम सीधा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्जुन और कशिश ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानियों पर चर्चा करते हैं। अब भाई अर्जुन और कशिश है ना, वो भाई बोलते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा भाई अच्छी है, और भाई कशिश कहती है कि नहीं यार अच्छी नहीं है। तो भाई अर्जुन इसका पक्ष लेता है, जबकि कशिश इसके नुकसान के बारे में बात करती है। तो भाई इस पे हमें एक डिबेट लिखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आप इकबाल और अलीशा हैं, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय किसी की खोई हुई एक डायरी मिली है। इस संबंध में सूचना देते हुए 80 शब्दों में सूचना तैयार करना है। सूचना भाई बहुत इजी होता है, मैं तो कहूँगा भाई ये मत ना लिख के आप सूचना लिख दो, लेकिन मैं आपको संवाद बताता हूँ, डिबेट बताता हूँ कि कैसे लिखना है। सबसे पहले अर्जुन लिखेंगे, जो भाई बोलने वाला है, ये सेमीकोलन डालेंगे और लिखेंगे, कशिश क्या तुमने ऑनलाइन शिक्षा का लाभ महसूस किया? कशिश हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि यह शिक्षा के मुकाबले कम प्रभावी है। लेकिन ये भाई इसको लगता है कि जो हम भाई जो ओरली शिक्षा लेते हैं, फिजिकली जो शिक्षा लेते हैं, वो उसके सामने ऑनलाइन शिक्षा कम है। अर्जुन मुझे लगता है कि ऑनलाइन शिक्षा से हम कहीं भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है यार अगर हम पहाड़ पे हो, पानी में हो, हम तो कहीं भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा के अकॉर्डिंग। लेकिन कशिश कहती है ये सही है, लेकिन हमें इसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो कहती है यार इसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें डाउट होता है तो हम टीचर से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, हमें सिर्फ वीडियो ही देखना पड़ेगा। अर्जुन सही कहा, लेकिन बहुत से शिक्षक अब ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, अर्जुन कहता है कि ये भी ठीक है, लेकिन भाई ऑफलाइन पढ़ाने से अच्छा ना शिक्षक ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कशिश हाँ, लेकिन इस प्रणाली में व्यक्ति के संपर्क की कमी होती है। कशिश कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पे यार हम डाउट 1-to-1 नहीं खत्म कर सकते। अर्जुन कहता है लेकिन हम वीडियो कॉल और ऑनलाइन ग्रुप से उनकी कमियों को पूरा कर सकते हैं। तो अर्जुन कहता है कि चलो ठीक है, दिक्कत है तो हम सर को यार वीडियो कॉल भी तो कर सकते हैं, या उनके ग्रुप में हम बात भी तो कर सकते हैं। कशिश कहती है हाँ यार बिल्कुल सही है,
लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से ध्यान भटकने की समस्या भी होती है। लेकिन ये बात है यार कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ तो 2 घंटा पढूँ, 2 मिनट पढूँ, 5 मिनट पढूँ, 10 मिनट पढूँ, मैं बोर होके फ़ोन साइड में रख देता हूँ। तो भाई ऐसे भी हो सकता है। तो अर्जुन कहता है ये सच है, हमें इसे पूरी तरीके से संजीदगी से अपनाना होगा। तो भाई ये कहता है अर्जुन कि हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो यार हमें बिल्कुल सोच समझ के ऑनलाइन शिक्षा को अडैप्ट करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा संवाद हो जाएगा। अब लास्ट हमारा है सूचना। बच्चों सूचना हम कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। सूचना लिखना है भाई, आपका पेपर है 20 से 21 फरवरी, वहाँ का डेट डाल देना। और प्रिय छात्र या छात्रा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भाई ये डायरी किसकी खो गई है। बहुत ईज़ी होता है बच्चों, इसको देखो कम वर्डों में हमें 80 शब्दों में लिखना होता है, तो भाई हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे बताता हूँ कि विद्यालयों की छुट्टी के समय मुझे विद्यालय के मैदान में एक डायरी मिली है। अब भाई विद्यालय की जो छुट्टी हो रही थी ना, तो मुझे ना एक भाई डायरी मिली है। ये डायरी काले रंग की है और इसके अंदर कुछ व्यक्तिगत दस्तावेज हो सकते हैं। भाई ये डायरी ना काले रंग की है और भाई इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैंने अभी तक ये डायरी नहीं खोली है। यदि ये डायरी आपकी है तो कृपया अपनी पहचान प्रमाणित करके स्कूल कार्यालय से प्राप्त करें। और भाई अगर ये डायरी तुम्हारी है तो कुछ चीज़ें मैं पूछूंगा डायरी के बारे में, अगर आप बता देते हो अच्छे से तो आ जाओ कार्यालय में, अपने हमसे पूछ लो। अगर ये आपको मिल जाती है, अगर आपकी डायरी होती है तो मैं आपको ये दे दूंगा। आप इसे अगले 2 दिनों के भीतर प्राप्त कर सकते हैं और 2 दिन तक मैं कार्यालय में रखूंगा, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। तो भाई इस तरीके से सूचना हो जाएगा, स्कूल के आगे लग जाता है, बच्चे आके पढ़ते हैं और जिन बच्चों का खोया होता है डायरी वो जाके ले लेते हैं। धन्यवाद। सादर। लड़की हो तो अलीशा लिख देना, लड़के हो तो इकबाल, कक्षा 9th। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा सूचना लेखन भी खत्म हो गया।